On 1st April, the stock of Shri Ramesh was destroyed by fire, but sufficient records were saved. 1st अप्रैल के दिन फायर हुआ, बट कुछ रिकॉर्ड्स हमने सेव कर लिए. Let's see what are the records. Stock at cost on 1st January is 73,500. आपके पास 1st जनवरी मतलब पिछले साल की शुरुआत में आपके पास स्टॉक था 73,500 का. डेट ऑफ फायर कौन सा है? यू बी वेरी केयरफुल. इसको हम 2002 भी कर सकते हैं, 2012 भी कर सकते हैं, है ना. और ये 1/1/2001 का है. स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया. परचेज ईयर एंडेड 31 दिसंबर, पूरे साल का परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है. ओके. परचेज फ्रॉम 1st जनवरी टू 31 मार्च मतलब फायर होने से एक दिन पहले तक का परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है. लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा. ओके. अब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है. In valuing the stock for the balance sheet at 31st December, मतलब पिछले साल के एंड में जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमने 2,300 राइट ऑफ कर दिया था. had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of rupees 6,900. मतलब ये जो 79,600 का क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में बात किया हुआ है. कुछ गुड्स का कॉस्ट प्राइस 6,900 था, उसमें से हमने 2,300 राइट ऑफ कर दिया था. तो उसका वैल्यू हमने कितना लिखा होगा? What value we would have put up? 4,600. मतलब इस टोटल क्लोजिंग स्टॉक में 4,600 का अब नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है और बाकी जो बचेगा वो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है. क्या लिखा है उन लोगों ने? लास्ट ईयर में 6,900 की कॉस्ट प्राइस का जो गुड्स था उसमें से हमने 2,300 राइट ऑफ कर दिया था क्योंकि वो पुअर सेलिंग लाइन था. हम ऐसा बोलेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये एनआरवी है. हाउ डू वी वैल्यू द गुड्स? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर. तो इस पर्टिकुलर 6,900 के गुड्स के लिए हमने 4,600 लिखा था which is included in the closing stock but obvious. ओके. और बाकी बचेगा 75,000 का नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक. एक ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है. चलो बढ़ते हैं आगे. अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च. हमने मार्च में उसको सेल कर दिया था एट अ लॉस ऑफ ₹250 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,450. चलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था गुड्स का? 6,900. इसमें से कितने का बेचा? 3,450. बाकी बचा एट अ लॉस ऑफ 250. तो ये हमारा सेल्स हो गया. क्योंकि क्या यहां पे क्या लिखा हुआ है? किस में लॉस हुआ है? ओरिजिनल कॉस्ट में लॉस हुआ है. हमने उसका वैल्यूएशन कम कर दिया था वो अलग बात है, पर उसका जो सेल हुआ था उन लोगों ने क्या कहा? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में हमको 250 रुपए कम मिला. व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? 3,450. ओके. और उसमें हमको लॉस हुआ 250 का, तो बाकी बचेगा 3,200. नाउ ये कब सेल हुआ है? मार्च में.
मतलब ये वाला सेल होगा 2,31,200, उसमें से अब नॉर्मल सेल्स ये है, ओके, तो बाकी बचेगा वो नॉर्मल सेल्स 2,28,000, ये दूसरा वर्किंग। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड, मतलब अभी भी वो जो अबनॉर्मल वाला स्टॉक है उसकी ही बातें चल रही है। रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ वैल्यूड एट रुपीज एट ओरिजिनल कॉस्ट, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा, आधा बेच दिया आधा बाकी है। एज सच हमने ये 6,900 रुपए के गुड्स का वैल्यू कितना कम कर दिया था, 2,300, मतलब हमारी बुक्स में उसका वैल्यू इस साल के बिगिनिंग में 4,600 है, इट इज 4,600। बट उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया और ऐसा बोला कि इसमें से कुछ गुड्स जिसका कॉस्ट प्राइस 3,450 था, पर इसको हमने 250 रुपए के लॉस पे बेचा, मतलब उसको हमने 3,200 में बेचा, and the remainder of the goods is valued at the original cost. तो रिमाइंडर बचेगा कितना, हाफ इज सोल्ड, हाफ इज रिमेनिंग, बट उस हाफ का अब वैल्यू हो गया 3,450, इट इज नाउ वैल्यूड एट 3,450। ओके, तो हमें जब भी इसका वर्किंग या जो भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो नॉर्मल अपनॉर्मल का बाइफिकेशन करके लिखेंगे। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, इस सेल को छोड़ के, ये वाला जो 3,200 है, इस ये एक्सेप्शनल सेल है, इसको छोड़ के जीपी का रेट रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। आपका रेट ऑफ जीपी यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म मतलब एक ही परसेंटेज है, पर वो एक परसेंटेज कौन सा है वो बोला नहीं है, दे हैव नॉट मेंशन व्हाट इज दैट 1%, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। साल्वेज स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 5,800 और पॉलिसी का अमाउंट दिया है 50,000, तो पॉलिसी तो एट लास्ट काम लगेगा। ओके, अभी देखते हैं कि जीपी का रेट कैसे ढूंढा जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। This information is enough to find out GP. This information is enough to find out GP. आपका सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक आपका 79,600 था, पर हमने कितना राइट ऑफ कर दिया था, 2,300। रूल क्या है, इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। इस पर्पस के लिए हम उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे, इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो आपका 2,300 माइनस करने के बाद 79,600 आया था। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, हमने कितना राइट ऑफ कर दिया था, 2,300, तो उसको वापस ऐड कर दिया हम लोग, और ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट विल गिव यू अ GP 97,400। GP डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा 20। जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज न दिया हो, मतलब ऐसा हमेशा याद रखने का कि आपको प्रीवियस ईयर का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसा बोला है कि जीपी का रेट यूनिफॉर्म था, बट जीपी का रेट कितना था वो बोला हुआ नहीं है। If it is not mentioned, then always assume that you will have to prepare the previous year's trading account. तो वो पूरे साल का बनाएंगे, entire year, इसके लिए इधर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है। okay? ये 2001 का है। जब हम 2002 का बनाएंगे तो हम लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, ओके चलो। आपका टोटल गुड्स का वैल्यू है 81,900, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग
बट इसमें से 6,900 का गुड्स था, वो पुअर सेलिंग लाइन था, तो इसको मैंने अबनॉर्मल बोला था, और 75,000 का नॉर्मल है, तो उसको हम बाइफरकेट करके लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 75,000, अबनॉर्मल 6,900, टोटल 81,900। गिवन ईयर का परचेस दिया हुआ है, सेल भी दिया हुआ था, पर सेल में भी हमने बाइफरकेशन किया था, इफ यू रिमेम्बर। टोटल 2,31,200 का सेल्स था, उसमें से ये अबनॉर्मल सेल्स है तो अबनॉर्मल वाले कॉलम में, और ये नॉर्मल सेल्स है तो नॉर्मल वाले कॉलम में। जीपी हमेशा नॉर्मल सेल्स पे ही अप्लाई होगा। ये नॉर्मल सेल्स, ये अबनॉर्मल सेल्स, ये टोटल सेल्स। ओके, इस केस में हमको 250 रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इस पे 20% प्रॉफिट बोला है, तो 2,28,000 का 20%, 45,600। और अबनॉर्मल के केस में क्या बोला था? द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स इज वैल्यूड एट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। रिमाइंडर गुड्स कितना था? ये वाला, ये बैलेंस है, और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 3,450। टोटल ऑफ डेबिट, उसमें से क्रेडिट माइनस किया, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक है। नाउ यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, हमारा पॉलिसी अमाउंट कितना था? 50,000 रुपये, विच इज लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये कौन सा इंश्योरेंस हुआ? अंडर इंश्योरेंस। और अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्लेम का अमाउंट कैसे गिनेंगे? तो आपका स्टॉक माइनस सैल्वेज, स्टॉक है 58050, सैल्वेज दिया हुआ था 5800, तो बचेगा 52250। इसको बोलेंगे लॉस बाय फायर। और अभी क्लेम का फॉर्मूला, पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी 50,000, स्टॉक 58,050 इनटू लॉस। आंसर दिया हुआ है। On 19th of May, the premises of Sri Garib Das were destroyed by fire, but sufficient records were saved. और वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, परचेज लेस रिटर्न्स ऑफ नेक्स्ट ईयर जनवरी टू मई, और ये भी जनवरी टू मई दिया हुआ है। ओके, ये सारा इंफॉर्मेशन आगे जो है उसके जैसा ही दिया हुआ है ना। इन लोगों ने बहुत मस्त काम किया है। किसी को समझ में आया हो तो बोलो, क्वेश्चन पढ़ के किसी को समझ में आया हो तो, या किसी को मैंने फिगर यस फिगर सर्दी कर ली थी ना। ऑल द फिगर्स आर हाउ सिंपल। आप देखोगे पता चलेगा, इधर 36,750 है तो उधर कितना होगा? 73,500। इधर 39,800 है, उधर 79,600। ऐसा था ना? ये 243,500 है, ऊपर था 487। सो एज सच पीरियड के अलावा ना, तब 1 अप्रैल को आग लगी थी, अभी 19 मई को आग लगी। द ओनली डिफरेंस इज दैट पार्टी का नाम बदल दिया एंड द फिगर्स आर हाफ्ड।
ठीक है, सो दिस कैन बी सॉल्व्ड इजीली, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो मैं फिर से सॉल्व करवाऊं, अदरवाइज ज्यादा इसमें एफर्ट देने जैसा नहीं है। हाँ, मैं आपको ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस दूंगा। On 30th March, fire occurred in the premises of Suraj Brothers. The concern had taken an insurance policy of 60,000. ना आपको मेन फिगर्स को पुट अप कर देना है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। 1 जनवरी से लेकर 30th मार्च तक का डिटेल अवेलेबल है। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट 31 दिसंबर 95,600। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी, ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये 170 का टोटल परचेज है, उसमें से मशीनरी को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट परचेज हो जाएगा 1,40,000। वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बट ऑब्वियस है मशीनरी का वेजेस मशीनरी में ही जाएगा, तो यहां से उसको माइनस कर देंगे। अब समझने जैसा है, पूरे क्वेश्चन का क्रक्स इधर है। ओके, सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो सेल और रिटर्न बेसिस पे कितना भेजा है 49,500 और हमारा टोटल सेल्स है 2,75,000। एक काम करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बोला है, मतलब इस 2,75,000 में ये 49,500 भी इंक्लूडेड है। इसको जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं इसको। कितना बचेगा 2,25,500। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्चुअल सेल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिस इज माय एक्चुअल सेल्स। ये अप्रूवल वाला सेल्स है, मतलब अगर कस्टमर अप्रूव करेगा तो मैं सेल में कंसिडर करूंगा, अदरवाइज नहीं। चलो आगे का सेंटेंस क्या लिखा है, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स। इसका 2/3 का अप्रूवल नहीं आया, कितना होगा 2/3 इसका 33,000 और इसका 1/3 कितना होगा 16,500। इन लोगों ने इनडायरेक्टली बोला है कि इसका अप्रूवल नहीं आया, इसका मतलब किसका अप्रूवल आ गया होगा 1/3 का अप्रूवल आ गया। आई एम सपोज्ड टू इंक्लूड दिस इन माय एक्चुअल सेल्स, मतलब मेरा 2,25,500 का सेल्स है, इसमें मैं कितना इंक्लूड करूंगा प्लस 16,500, that will make my total sales to be 2,42,000। okay? ये मेरा हो गया एक्चुअल सेल्स। अब ये गुड्स मैंने अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, इसका ये मतलब है कि जब तक सामने वाला अप्रूव ना करे तब तक ये मेरा प्रॉपर्टी है, अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन अप्रूव्स द गुड्स दे आर माय प्रॉपर्टी, वो मेरा प्रॉपर्टी। ओके, ये जो वैल्यू है वो गुड्स सेल नहीं हुआ है। सेल नहीं हुआ है मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। इट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आई हैव टू बी केयरफुल कि ये तो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मैं क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी प्राइस पे लिखूंगा बताओ, which price, at which price should I record the closing stock?
cost इट शुड बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। तो चलो कॉस्ट प्राइस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट, इट मीन्स सेल्स माइनस जीपी। तो 33,000 का मेरा सेल है, जीपी कितना दिया हुआ है 20%। तो 6,600 माइनस कर दिया, बचेगा 26,400। ये बनेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरे पास नहीं है। गुड्स तो मैंने किसी को भेज दिया है, वो किसी और के पास है, तो वो है किसी और के पास, पर वो है मेरा, इट बिलोंग्स टू मी। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो, द वैल्यू ऑफ द सेल्वेज्ड गुड्स वॉज ₹12,300। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च्ड। आपको इंश्योरेंस कंपनी में कितना क्लेम लॉन्च करना है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो यू आर गिवन द ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सेल्स मैंने यहां से ढूंढ लिया। ओके, जीपी मुझे दिया हुआ है, तो मुझे क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? समझ में आया? इधर लिखूं? चलो इधर ही ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? 95,600। व्हाट आर द परचेजेस? 140। ओके, व्हाट इज द वेजेस? 47। सेल्स कितना हो गया? 242। क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, दैट इज 242, सॉरी 26,400। इसका 20% जीपी निकालो, इट मेक्स इट 48,400। टोटल करो क्विकली। चेक करते हैं ना, 331, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इज माय टोटल क्लोजिंग स्टॉक। ओके, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये तो मेरे कस्टमर के पास स्टॉक है, बट ऑब्वियसली वो जला नहीं होगा। जला कौन सा होगा? ये वाला 62,600। उसमें से सैल्वेज्ड कितना है? 12,300। एनीवे वी वुड हैव टू अप्लाई एवरेज क्लॉज, क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक के अमाउंट के कंपैरिजन में कम है। पॉलिसी का अमाउंट 60,000 है, स्टॉक का अमाउंट 62,600। ये दोनों स्टॉक को अलग अलग क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि जो स्टॉक मेरे पास होगा वही डिस्ट्रॉय होगा। okay? So they have calculated in this manner. एक्चुअली मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों का टोटल ही है 89,000, पर जब मैं क्लेम करूंगा तो मुझे ये वाला देखना है। So 62,600 minus 12,300, that would give me loss of 50,300 and लास्ट में क्लेम होगा।